So let's revise the fever. In the fever, we should know the normal body temperature first, then हम fever को भी revise करेंगे. So normally the body temperature हम दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोर, एक होता है ओरल. ओरल जो है हम मेज़र कर सकते हैं, बट कोर वाला हम जनरली मेज़र नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ इंटरनल टेम्परेचर. अगर हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कुछ भी वैल्यूज़ कन्वर्ट करनी है तो वी कैन यूज़ दिस फार्मूला. इट्स F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32. सो ओरल बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है दैट्स 35.5 टू 37.3 डिग्री सेल्सियस. ओरल क्या है? इट्स 35.5 टू 37.3 डिग्री सेल्सियस. अब नॉर्मली ये टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है? अब अकॉर्डिंग टू हैरिसन द बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस. सो हाइपोथैलेमस इज अ थर्मोस्टाट. सो हाइपोथैलेमस तीन कमांड्स देता है. फर्स्ट वन इज द शिवर कमांड, सेकंड वन इज नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म जिसमें इट स्टिमुलेट्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड थर्ड वन इज द स्वेट कमांड. सो हम एक्चुअल में फीवर किसको बोलते हैं? द फीवर इज सेड व्हेन द टेम्परेचर इज मोर देन 37.7 डिग्री सेल्सियस or more than 99.9 degree Fahrenheit. Plus, there is reset of the thermostat set point. Means there is elevation of the hypothalamic set point. So fever हम किसको बोलते हैं? अगर हमारे पास more than 99.9 degree Fahrenheit temperature होगा, plus there would be the elevation of the hypothalamic set point. And fever and pyrexia are the same. So now what's hyperpyrexia? Hyperpyrexia में fever ही होता, but if it's more than 41.5 degree Celsius or more than 106.7 degree Fahrenheit. Hyperthermia क्या होता है? लास्ट में विल रिवाइज. हाइपरथर्मिया में द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस टू more than 40.5 degree Celsius or more than 104.9 degree Fahrenheit with normal thermostatic set point. So अगर fever, hyperpyrexia and hyperthermia में हमें याद करना हो, this is Celsius and this is Fahrenheit. It's Celsius में 37.7 डिग्री सेल्सियस. हाइपरपायरेक्सिया कब बोलेंगे? जब 41.5 डिग्री सेल्सियस होगा. और हाइपरथर्मिया कब बोलेंगे? जब हमारे पास 40.5 डिग्री सेल्सियस होगा. अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट. हाइपरपायरेक्सिया 106.7 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये होता है 104.9 डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड हाइपरथर्मिया में हमारे पास नॉर्मल होगा सेट पॉइंट. इन दोनों में एलिवेटेड होगा. सो नाउ लेट्स सी द हाइपरपायरेक्सिया और हाइपरथर्मिया में डिफरेंस. हाइपरपायरेक्सिया के क्या क्या कोज हो सकता है? माइक्रोब्स, टॉक्सिन्स, सीएनएस मैनिफेस्टेशन और हेमरेज. हाइपरथर्मिया के देयर इज इंक्रीज्ड एनवायरमेंटल टेम्परेचर और देयर इज हीट प्रोडक्शन बाय द मसल्स, जिसको हम मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में बोल देते हैं. व्हाट्स द मैकेनिज्म ऑफ हाइपरपायरेक्सिया? देयर इज इंक्रीज हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट. यहाँ पे सेट पॉइंट नॉर्मल रहता है. अब ये हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द PGE2 लेवल्स which are secreted by the endothelium of hypothalamus. स्वेटिंग इसमें प्रेजेंट होते हैं. अब किसी को फीवर होगा तो स्वेटिंग होगी. हाइपरथर्मिया में हॉट एंड ड्राई स्किन होगी. ट्रीटमेंट क्या होगा? अंडरलाइन कोज, एंटीबायोटिक्स देंगे. एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ फीवर? इट्स मोर देन 41.5 डिग्री सेल्सियस. हाइपरथर्मिया में हम वाटर थेरेपी देते हैं एंड इट्स मोर देन 40.5 डिग्री सेल्सियस. सो अब ये देख लेते हैं. सो मोर देन 37.7 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट डिफाइंस अ फीवर. मॉर्निंग में हमारे पास लो लेवल्स होता है ऑफ बॉडी टेम्परेचर और हायर एट द इवनिंग लेवल्स. रेक्टल टेम्परेचर ज़्यादा होता है 0.4 डिग्री सेल्सियस देन द ओरल, और
tympanic membrane wala is 0.8 degree lower than the rectal temperatures. In the woman who menstruates, AM temperature is generally lower during the first 2 weeks before the ovulation. So ओवुलेशन से पहले उनका टेम्परेचर कम रहेगा, ओवुलेशन वाले दिन और उसके बाद से until the menses occur, the temperature rises by the 0.6 degree Celsius or 1 degree Fahrenheit. Rises by the until the menses. So now what's the fever? Fever is elevation of the body temperature in conjugation with the increase in the hypothalamic set point, already discussed. Hyperpyrexia is fever more than 41.5 degrees Celsius or 106.7 degree Fahrenheit. So now let's see what's the mechanism of fever. Fever occurs in conjugation with the increase in the hypothalamic set point. Mechanism to raise the core temperature to a new set point are cutaneous vasoconstriction, shivering, non-shivering thermogenesis and behavioral adjustments. इस वजह से हमारे पास there is elevation of the hypothalamic set point. अब hypothalamic set point कब reset downwards होगा? जब there is sweating. देखो जब sweating हो जाती है तो fever अपने आप subside कर जाता है. And when there is vasodilation. Now let's see the pathogenesis. So whenever there is any infection, microbial toxins or the mediators of inflammation or immune reaction, this causes the monocytes, macrophages and endothelial cells to release the pyrogenic cytokines. Pyrogenic cytokines are interleukin 1, IL-6, TNF and interferon. This is the MCQ. What are the pyrogenic cytokines? So they all go to the hypothalamic endothelium. This causes the increase in the PGE2 levels. This causes the increase in the cyclic AMP, which elevates the thermoregulatory set point. This causes the heat conservation and heat production, thus leading to the fever. So pyrogen क्या होता है? Any substance that causes the fever. हमारे पास दो टाइप के होता है, exogenous जो microbial products, microbial toxins वगैरह होते हैं, and second one is endogenous pyrogens जिनको हम pyrogenic cytokines भी बोलते हैं. Interleukin 1, interleukin 6, TNF and ciliary neurotrophic factor. Cytokines are the small proteins that regulate the immune, inflammatory and hematopoietic processes. So let's see the patterns of the fever. Sustained or continuous. Persistent rise in temperature. So this is the normal body temperature, but there is persistent rise in temperature with a minimal of less than 1 degree Celsius. Causes are pneumonia, meningitis, UTI and brucella. Now intermittent. There is exaggeration of the normal circadian rhythm. So normal circadian rhythm is this. There is exaggeration of this normal circadian rhythm seen in deep-seated infections, abscess, Kala-Azar, malignancy and drug fever. Now relapsing. Febrile episodes are separated by intervals of normal temperature. So normal temperature, then fever, normal temperature, then fever. Seen in case of malaria, borrelia, tuberculosis and lymphoma. If this occurs daily, it's known as quotidian fever. Seen in case of Plasmodium falciparum. A double quotidian fever occurs when there are two spikes of fever every day. Generally, once in the morning and once in the evening. Seen in case of miliary tuberculosis. Every 48 hours पे जो spike आती है, that's tertian fever seen in case of falciparum, vivax and ovale, and in every 72 hours the quotidian fever seen in Plasmodium malariae. So now step ladder fever, a type of sustained fever where the temperature rises gradually to higher level in with every spike. So there would be increase in temperature.
So this is known as step-ladder fever seen in case of typhoid and typhus. Remittent, the temperature spikes falls daily with diurnal variation of more than 2 degree. So it's like same as of continuous, but इसमें 2 डिग्री से ज़्यादा का वेरिएशन होगा. इट्स मोर देन 2 डिग्री Celsius, seen in tuberculosis, infective endocarditis and many viral and bacterial infections. इनवर्स फीवर क्या होता है? जर्नली हमारे पास लो लेवल होता है मॉर्निंग में एंड हाई लेवल होता है. लो लेवल मॉर्निंग में होता है, हाई लेवल इवनिंग में होता है. बट इसमें उल्टा होता है, मॉर्निंग में ज़्यादा हो जाता है, इवनिंग में कम हो जाता है. सीन इन केसेस ऑफ मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस एंड नाइट स्वेट्स सीन इन tuberculosis, leukemia, lymphoma, and autoimmune disorders. So now last one is temperature pulse disparity. This is a counterintuitive response of the slower pulse associated with higher fever. So normally क्या होता है कि pulse भी high हो जाती है as the fever is high. But यहाँ पे the pulse is slow and fever is high, seen in cases of typhoid fever. So let's revise the patterns of fever. फर्स्ट वन इज कॉन्टीन्यूस एंड सस्टेन, जिसमें नॉर्मल रेंज से ऊपर रहेगा बट लेस देन 1 डिग्री का वेरिएशन होगा. इंटरमिटेंट में एग्जैजरेशन ऑफ नॉर्मल सर्केडियन रिदम होती है. रिलैप्सिंग में नॉर्मल भी होगा बढ़ेगा भी, नॉर्मल भी होगा बढ़ेगा भी. एंड क्यूटीडियन जो डेली अकर होता है, डबल क्यूटीडियन जो एक बार मॉर्निंग और एक बार इवनिंग में होगा, एवरी 48 आवर्स एंड एवरी 72 आवर्स. Step ladder fever seen in cases of typhoid and typhus. Remittent continuous और sustained type का ही है, but इसमें more than 2 degree Celsius का variation होता है. So this is the remittent. Inverse, morning में ज़्यादा होगा, evening में कम होगा, and night sweat seen in cases of tuberculosis, leukemia, lymphoma and autoimmune disorders. Temperature pulse disparity क्या होती है? Slower pulse with high fever. So now let's see the mechanism of antipyretic agents. ये कैसे work करती है antipyretic agents? They lower the elevated hypothalamic set point by reducing the PGE2 levels. अब PGE2 levels कौन synthesize करता है? Cyclooxygenase. And cyclooxygenase, the substrate for the cyclooxygenase is arachidonic acid released from the cell membrane, and thus it's a rate limiting step. So हम क्या देते हैं पेशेंट्स को? हम देते हैं इनहिबिटर्स ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज, जिसकी वजह से PGE2 लेवल्स कम होंगे, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट भी लोअर हो जाएगा. सो एसिटामिनोफेन इज अ पुअर साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर इन द पेरिफेरल टिश्यू, बट ब्रेन में it is oxidized by P450 cytochrome oxidase and is oxidized and thus inhibits the cyclooxygenase activity in the brain. Moreover, in the brain, it's inhibit the COX-3 also, so that's why it's account for antipyretic effect. So glucocorticoids के दो काम है. So another antipyretic is glucocorticoids. इसके दो काम है. First of all, it's a cyclooxygenase inhibitor by reducing the PGE2 levels by inhibiting the activity of phospholipase A2. Secondly, it blocks the transcription of the mRNA for the pyrogenic cytokines. ये pyrogenic cytokines ही नहीं बनने देगा. Now the regimen for the treatment of the fever. Reducing fever with antipyretics also reduces the symptoms of headache, myalgias and arthralgias. Oral aspirin or NSAID हम दे सकते हैं, but it has an adverse effect affecting the platelets and the gastrointestinal tract. That's why acetaminophen is preferred as antipyretic drug. In children हमें ibuprofen या फिर acetaminophen ही देना चाहिए, because aspirin increases the risk of Reye syndrome, and fever increases the demand for the oxygen. This can be your MCQ, that every 1 degree Celsius over 37 degree Celsius तक there is 13% increase in the oxygen consumption.
हाइपरपैरेक्सिया में क्या करेंगे हम? वी यूज द कूलिंग ब्लैंकेट्स विद oral antipyretics that facilitates the reduction of the temperature. So this completes the chapter.